कभी कभी कुछ कहानियाँ हमें अंदर से हिला देती हैं। ना उनमें कोई धमाका होता है, ना भाग दौड़, लेकिन फिर भी वो हमारे दिल में रह जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जो जेल के अंदर होती है, लेकिन कैद सिर्फ दीवारों में नहीं, इंसानों के अंदर भी होती है। फिल्म का नाम है द ग्रीन माइल। और यकीन मानिए, अगर आपने ये कहानी अभी तक नहीं सुनी तो आपने कुछ बेहद खास मिस किया है। तो चलिए सुनाता हूँ आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी। कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग आदमी से, पॉल एस्कॉम्ब। वो एक ओल्ड एज होम में रहता है। बाहर से सब ठीक लगता है, वो वॉक पे जाता है, सबके साथ लंच करता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा है जो अब तक उसे चैन से जीने नहीं देता। एक दिन जब वो बाकी बुजुर्गों के साथ टीवी पर एक पुरानी फिल्म का एक गाना देखता है तो वो अचानक रोने लगता है। उसकी दोस्त उससे पूछती है, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? और फिर पॉल उसे सुनाता है वो कहानी जो उसने कभी किसी को नहीं सुनाई थी। अब हम जाते हैं 1935 में। कोल्ड माउंटेन पेनिटेंचरी, एक जेल जहां डेथ रो के कैदी रखे जाते हैं। अमेरिका का डेथ रो ब्लॉक, जिसे ग्रीन माइल कहा जाता है क्योंकि वहां की जमीन हरे रंग की होती है और यहां वो कैदी रखे जाते हैं जिनकी मौत का दिन तय होता है। इलेक्ट्रिक चेयर उनका इंतजार कर रही होती है। पॉल, जो अभी 44 साल का है, उस ब्लॉक का हेड वार्डन है। वो एक सीधा साधा, सच्चा, ईमानदार और समझदार इंसान है, पर उसे ब्लैडर इन्फेक्शन की दिक्कत है, जिसकी वजह से उसे प्रोफेशनल तो नहीं पर पर्सनल लाइफ में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ कुछ और गार्ड्स भी हैं। ब्रूटल, शक्तिशाली, डिसिप्लिन्ड और पॉल का सबसे खास सहयोगी, जो हर सिचुएशन में पॉल का साथ देता है। फिर है डीन, जो थोड़ा यंग है पर नए कैदियों को हैंडल करना जानता है। उसके बाद हैरी, लेकिन टीम में एक ऐसा इंसान भी है जिसे सब नापसंद करते हैं, पर्सी वैटनमोर। पर्सी गवर्नर का रिश्तेदार है और अपने रसूख की वजह से उसे नौकरी मिल गई है। वो घमंडी, निर्दयी और मानसिक रूप से टॉर्चर करने वाला आदमी है। कैदियों से बदतमीजी करता है और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है। दिखावे में जीना उसे पसंद है, बस उसे लगे कि वो खास है। असली कहानी तब शुरू होती है जब एक नया कैदी जेल में लाया जाता है, जॉन कॉफी। जॉन कॉफी एक विशालकाय काला आदमी, जिसकी लंबाई 6 फीट से ऊपर है, हाथ मोटे, शरीर भारी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। डीन और ब्रूटल उसे लाते हैं। वो चुपचाप चलता है जैसे बच्चा डर कर चल रहा हो। जब उससे उसका नाम पूछा जाता है, वो धीरे से कहता है, मेरा नाम जॉन कॉफी है, बस स्पेलिंग थोड़ी अलग है। उसके ऊपर आरोप है 2 जुड़वा बच्चियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या। पॉल, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल है, शुरुआत में बस नियमों का पालन करता है, लेकिन कॉफी का व्यवहार, उसकी मासूम आंखें, उसका डर, ये सब देखकर उसे यकीन नहीं आता कि ये वही आदमी है जिसने 2 मासूमों की जान ली है। इसी सीन में पर्सी द्वारा जॉन कॉफी की बेइज्जती किए जाने पे पॉल उसे वहां से चले जाने को कहता है, पर पर्सी अपमान के गुस्से में वहीं के एक कैदी एडवर्ड डेलाक्रोइक्स यानी डेल, जो फ्रेंच है, शर्मिला है और थोड़ा नर्वस है, उसकी उंगलियां डंडे से तोड़ देता है, जिसके कारण पॉल पर्सी को उस वार्ड से ट्रांसफर करने की अर्जी देता है। पर पर्सी गवर्नर हेल मूर्स का रिश्तेदार है। गवर्नर पॉल से एक दोस्त की तरह रिक्वेस्ट करता है कि वो पर्सी को एक और मौका दे, और पॉल उसकी बात मान भी लेता है क्योंकि हेल मूर्स भी एक अच्छा इंसान है और वो भी अपनी निजी जिंदगी में काफी परेशान है क्योंकि उसकी पत्नी मेलिंडा मूर्स, जिससे वो बहुत प्यार करता है, एक ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही है और लगभग मरने की कगार पे है। जेल की दिनचर्या शुरू होती है। डेल की जिंदगी में एक प्यारा मोड़ तब आता है जब उसे एक चूहा मिलता है जिसका नाम वो रखता है मिस्टर जिंगल्स। वो चूहा कैदियों के सेल में घूमता रहता है। सबसे पहले उसे डेल से दोस्ती करते देखा जाता है। डेल को मौत की सजा है, लेकिन मिस्टर जिंगल्स उसकी जिंदगी में थोड़ी खुशी भर देता है। डेल उसे ट्रेन करता है, खिलाता है। वो चूहा डेल से घुल मिल जाता है, सबको करतब करके दिखाता है और ये रिश्ता कुछ हद तक जेल के अंधेरे माहौल में उम्मीद की किरण बन जाता है। फिल्म में द ग्रीन माइल के पहले एग्जीक्यूशन का समय आता है, जहां एक नियम है कि जिस दिन मृत्यु दंड निश्चित है उसके एक दिन पहले उसकी रिहर्सल यानी मॉक ड्रिल की जाती है और उस कैदी को कुछ बहाना देकर बाहर भेज दिया जाता है। इस सीन में हमें दिखता है कि पर्सी के इस वार्ड में ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण था कि वो किसी को तड़प तड़प के मरते हुए देखना चाहता था।
पर क्योंकि ये उसका पहला एग्जीक्यूशन है तो पॉल उसे सिर्फ देखकर सीखने को कहता है। मृत्युदंड पूरा होते ही पर्सी पॉल से कहता है कि इस बार वो फ्रंट में रहकर एग्जीक्यूशन को अंजाम देना चाहता है। इससे हमें पता चलता है कि पर्सी एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति है जिसे किसी के दर्द से मजा मिलता है। पॉल क्योंकि उसकी हरकतों से बहुत तंग आ चुका है तो वो उसे एक डील ऑफर करता है कि अगर वो अगला एग्जीक्यूशन पर्सी को करने देगा तो उसके बदले उसे ये वार्ड छोड़कर अपना ट्रांसफर मेंटल अजाइलम गार्ड विंग में लेना होगा जो उसे गवर्नर मूर्स दिलवा रहे हैं। पर्सी अपनी सनक की भूख में इसके लिए भी राजी हो जाता है। एक दिन एक और नया कैदी आता है, वाइल्ड बिल वॉर्टन, जो अजीब तरह से हंसता है, उग्र है और आते ही गार्ड्स पर हमला कर देता है। उसे काबू करने के लिए सबको मिलकर मशक्कत करनी पड़ती है। पॉल को ब्लैडर इन्फेक्शन की वजह से रात से ही बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और इस झड़प के बाद पॉल को उसके प्राइवेट पार्ट पे तेज चोट लग जाने से दर्द और भी गंभीर हो जाता है। पर जैसे तैसे सबको संभाल कर वो खुद फर्श पे औंधे मुंह गिर जाता है। तब जॉन कॉफी अपनी सेल से उसे पुकारता है। पॉल बिल्कुल ना हिल पाने की स्थिति में भी केवल अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जॉन कॉफी के पास जाता है। बिना कुछ कहे जॉन उसकी ओर बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसके प्राइवेट हिस्से पर हाथ रखता है और फिर जैसे कोई जादू होता है पॉल का दर्द चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ही जॉन दर्द को सोख लेता है उसके मुंह से कुछ काले कीड़े जैसी चीज निकलती है जो ऊपर जाके धुएं में गायब हो जाते हैं। इस घटना से पॉल एकदम चौंक जाता है लेकिन महसूस करता है कि दर्द पूरी तरह खत्म हो गया। पॉल इस सुकून से बहुत खुश होता है और यहाँ पॉल को पहली बार एहसास होता है कि जॉन कॉफी कोई आम इंसान नहीं है, उसके पास कोई अलौकिक शक्ति है। वो लोगों की बीमारियां, दर्द और जख्म अपने अंदर खींच लेता है और खुद तकलीफ उठाता है। अब सोचिए, एक ऐसा आदमी जो दूसरों का दर्द चुरा लेता है, क्या वो किसी मासूम बच्ची का हत्यारा हो सकता है? इसी सोच के साथ पॉल कॉफी के केस की पड़ताल करते हुए ब्रूट हैमरस्मिथ के घर पहुंचता है, जो ट्रायल के दौरान कॉफी का डिफेंडिंग लॉयर था। हैमरस्मिथ पॉल को बताता है कि तुम ये सब बेकार में कर रहे हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अंधेरे से डरता है, रोता है या उसने पहले कोई जुर्म नहीं किया, पर वो कभी नहीं करेगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। इंसान में भी एक जानवर छिपा होता है जो कभी भी बाहर आ सकता है। पॉल ये सब बातें सुन के उसी दुविधा में बैठा रहता है। ई ब्लॉक यानी ग्रीन माइल की दिनचर्या चल रही होती है, पर सनकी वाइल्ड बिल हर रोज कोई ना कोई उपद्रव करके सभी गार्ड्स की नाक में दम करके रखता है। कभी वो उन पे थूकता है और कभी पेशाब कर देता है। गार्ड्स उसकी ऐसी किसी भी हरकत पे उसे उठा के पैडेड रूम में पटक देते हैं, लेकिन वो फिर से यही सब दोहराता रहता है। अब समय आता है डेल के एग्जीक्यूशन का। तो नियम के अनुसार डेल को सभी गार्ड्स ये कह के कि सारे बड़े अफसर भी मिस्टर जिंगल्स के करतब देखना चाहते हैं, उसे बहाने से बाहर भेज देते हैं ताकि यहाँ उसके एग्जीक्यूशन की मॉक ड्रिल हो सके। जब वो वापस आता है तो बहुत खुश होता है, लेकिन पर्सी बात की आड़ में उसका मजाक उड़ाता है जो डेल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तभी वाइल्ड बिल पर्सी को पीछे से दबोच लेता है, जिससे पर्सी इतना डर जाता है कि उसकी पैंट गीली हो जाती है। और हमें पता चलता है कि भले ही पर्सी ऊपर से कितना ही मजबूत और घमंडी दिखे, पर अंदर से बेहद डरपोक और कमजोर है। सभी गार्ड्स मन ही मन, पर डेल खुल के हंसने लगता है। इस घटना से पर्सी बहुत ही असहाय और अपमानित महसूस करता है, पर तब भी अपनी अकड़ में सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने ये बात बाहर बताई तो वो अपनी ऊंची पहुंच का इस्तेमाल करके सबको सस्पेंड करवा देगा। उसकी नादानी समझ के पॉल उसे शांत करते हुए आश्वासन देता है कि ग्रीन माइल की कोई भी बात यहाँ से बाहर नहीं जाती। पर पर्सी अंदर से जल रहा होता है और उसी आग में वो डेल को जला देना चाहता है। इसी के तहत वो अगले दिन डेल के पालतू चूहे मिस्टर जिंगल्स को पैरों से कुचल देता है, जिसके कारण मिस्टर जिंगल्स की लगभग मौत हो जाती है। और तभी फरिश्ते की तरह जॉन कॉफी अपना हाथ निकाल के कहता है, बॉस, मैं मदद कर सकता हूँ, अभी भी बहुत देर नहीं हुई। और एक बार फिर पॉल को, बल्कि इस बार पर्सी को छोड़ दूसरे सभी गार्ड्स को भी ये चमत्कार देखने का मौका मिलता है, जिससे सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। मिस्टर जिंगल से दोबारा मिलके डेल बहुत खुश होता है। अब आती है ग्रीन माइल के दूसरे एग्जीक्यूशन की रात। डेल शांत है और मरने से पहले मिस्टर जिंगल्स की जिम्मेदारी किसी को सौंप के जाना चाहता है। ब्रूट्स उसे एक मनगढ़ंत जगह माउसविल के बारे में बताता है जहां मिस्टर जिंगल्स महफूज रहेगा। ये बात डेल को काफी सुकून देती है, पर पर्सी, जो इस बार फ्रंट से एग्जीक्यूशन को अंजाम देगा,
अपनी शैतानी फितरत के तहत मरने से पहले डेल को बता देता है कि माउसविल जैसी कोई जगह नहीं है, और साथ ही अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो स्पॉन्ज को गीला किए बिना ही उसके सर पे रख देता है, जिसके कारण डेल का पूरा शरीर करंट की वजह से जलने लगता है। ये दृश्य इतना मार्मिक है कि वहां बैठे सभी लोग और खुद पर्सी भी इससे डर जाता है। इधर वाइल्ड बिल मौत की चीखें सुन के उत्तेजित होता है, और उधर जॉन कॉफी डेल का दर्द महसूस कर रहा होता है, जो उसके जरिए मिस्टर जिंगल्स तक भी पहुंच जाता है, जिसे कॉफी ने थामा हुआ है। डेल की मौत के बाद मिस्टर जिंगल्स कहीं छिप जाता है। जॉन, पॉल और सभी इस घटना से काफी दुखी होते हैं। एक दिन पॉल और उसकी पत्नी जेन लंच पे गवर्नर मूर्स के घर जाते हैं, जहां गवर्नर की पत्नी मेलिंडा की बिगड़ी हालत और हेल की लाचारी देख के पॉल और जेन बहुत दुखी होते हैं। और तभी पॉल को एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो जॉन कॉफी से एक बार फिर मदद मांगे और मेलिंडा ठीक हो जाए। पर दिक्कत ये होती है कि हेल कभी मेलिंडा को जॉन कॉफी के पास जेल में तो नहीं भेजने वाला, और ना ही उसके चमत्कार के किस्सों पर यकीन करेगा। इसलिए वो केवल अपने भरोसेमंद साथियों ब्रूट्स, डीन और हैरी को इस प्लान में मदद करने के लिए कहता है। शुरू में तो सभी हिचकिचाते हैं, क्योंकि अगर वो लोग पकड़े गए तो ना केवल उन सबकी नौकरी जाएगी, बल्कि उन्हें खुद भी जेल जाना पड़ सकता है। पर पॉल और जेन की मेलिंडा के प्रति सच्ची निष्ठा देखकर सभी गार्ड्स मेलिंडा की मदद करने को राजी हो जाते हैं। प्लान है जॉन कॉफी को अंधेरी रात में छुप छुपा के जेल से बाहर हेल और मेलिंडा के घर लेकर जाना। पर इस प्लान में दो दिक्कतें हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, वाइल्ड बिल और पर्सी, जिनका मुंह बंद करवाना जरूरी था। इसलिए पॉल और बाकी गार्ड्स वाइल्ड बिल को नींद की दवाई कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिला देते हैं। और जहां तक बात रही पर्सी की, तो अभी भी डेल की क्रूर मौत से गुस्साए गार्ड्स उसका मुंह बंद करके उसे पैडेड रूम में बंद कर देते हैं। पॉल डीन को उनके पीछे ग्रीन माइल की निगरानी का काम देता है, पर वो जैसे ही जॉन कॉफी को लेके वहां से निकल रहा होता है, सनकी वाइल्ड बिल जॉन कॉफी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे जॉन कॉफी को फिर से कुछ एहसास होता है। लेकिन पॉल उसे छुड़ा के मेलिंडा के घर पहुंच जाता है। शुरू में हेल कुछ समझ नहीं पाता और अपनी राइफल निकाल के सब पे तान देता है, पर जैसे ही सब मेलिंडा की आवाज सुनते हैं, जो बीमारी के कारण कुछ भी बड़बड़ा रही होती है, वो शांत हो जाता है और पॉल पे भरोसा करता है। मेलिंडा अब और बुरी दशा में है, उसका ट्यूमर उसे निगलने ही वाला है। जॉन कॉफी स्वाभाविक रूप से ये देख के काफी भावुक हो जाता है, और एक बार फिर वो दैत्य सी बनावट का फरिश्ता चमत्कार करता है और मेलिंडा पलक झपकते ही पहले जैसी हो जाती है। वो जॉन का शुक्रिया करती है और उसे अपना लॉकेट देती है। ये दृश्य भी दिल को छू लेने वाला है। सभी गार्ड्स जॉन को लेके वहां से निकलते हैं, पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि इस बार जॉन कॉफी ने मेलिंडा की बीमारी लेके अपने मुंह से वो कीड़े जैसी चीज नहीं निकाली। जब वो वापस जेल में पहुंचते हैं तो वहां सब कुछ ठीक होता है। जॉन थोड़ा बीमार सा लगता है और अपने सेल में लेट जाता है। गार्ड्स पर्सी को थोड़ा धमकी भरे स्वर में समझाने के बाद उसे आजाद कर देते हैं, इस शर्त पे कि वो कल ही मेंटल एजाइलम गार्ड के लिए यहाँ से चला जाएगा। पर तभी अचानक जॉन कॉफी पर्सी को पकड़ के उसके मुंह में वो कीड़े छोड़ देता है, जिसके बाद पर्सी किसी नशे की स्थिति में जाके वाइल्ड बिल को गोली मार देता है और खुद बेहोश हो जाता है। पॉल को समझ नहीं आता कि पर्सी का तो ठीक है, पर कॉफी ने वाइल्ड बिल को क्यों मारा। और तभी आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कॉफी पॉल का हाथ पकड़ के उसे वो दृश्य दिखाता है जो उसने महसूस किया था जब वाइल्ड बिल ने उसका हाथ पकड़ा था। पॉल देखता है उन्हीं दो बच्चियों को जिनके बलात्कार और मौत का इल्जाम जॉन कॉफी के सिर है। पॉल देखता है उन्हें खाते हुए, उन्हें खेलते हुए, उनके माँ बाप को काम करते हुए, और वाइल्ड बिल को, जो उस समय उन बच्चियों के पिता का सहकर्मी था और उसी ने उन बच्चियों का वो हाल किया था। ये सच जानने के बाद पॉल को बड़ा झटका लगता है, पर वो जैसे तैसे खुद को संभालता है। पर्सी, जिसे मेंटल असाइलम जाना था, वहां पहुंच तो गया, पर गार्ड बनकर नहीं, मरीज बनके। इधर पॉल उस सच को जानने के बाद एक तरह की आत्मग्लानि में फंस जाता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा के भी उस निर्दोष फरिश्ते को नहीं बचा सकता। वो जॉन से मिलता है और उससे पूछता है कि कैसे वो लोग उसकी मदद कर सकते हैं। अगर कॉफी भागना चाहे दोबारा पकड़े जाने तक, तो वो उसके लिए भी तैयार थे। पर कॉफी की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है, बॉस, मैं थक गया हूं, थक गया हूं इस बदसूरती से, इस दुनिया की नफरत, दर्द और जुल्म से।
मैं रोज वो दर्द महसूस करता हूं, सुनता हूं। ये छोटे छोटे कांच के टुकड़ों की तरह मेरे सर में चुभते हैं। तुम समझते हो, मैं थक गया हूं, बस थक गया। कॉफी जीना नहीं चाहता। वो थक चुका है इस दुनिया की नफरत, दर्द और जुल्म से। वो चाहता है कि उसे चैन की मौत मिले। फिर भी पॉल के आग्रह करने पे वो जेन के हाथ की बनी कॉर्न ब्रेड और एक फिल्म देखने की इच्छा प्रकट करता है, क्योंकि उसने कभी फिल्म नहीं देखी होती। सभी गार्ड्स इस बात से खुश होते हैं कि वो जॉन कॉफी के लिए कुछ कर सके। और फिर आता है वो दिन। पूरे ब्लॉक में एक अजीब सी शांति है, लेकिन हर दिल भारी है। जॉन कॉफी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाता है, लेकिन कोई आंख सूखी नहीं रहती। जेल के गार्ड्स जो कभी सिर्फ ड्यूटी किया करते थे, आज अपने दिल का टुकड़ा खो रहे थे। पॉल कॉफी से जब उसकी आखिरी इच्छा पूछता है तो कॉफी कहता है, मेरे मुंह पे ये कपड़ा मत डालो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। पॉल उसकी ये बात मान लेता है। वो अपने दोस्त से आखिरी बार हाथ मिलाता है और उसे अलविदा कहता है। फिर बिजली का करंट चलता है और एक चमत्कारी, मासूम और थका हुआ इंसान दुनिया से विदा ले लेता है। फिल्म अब दोबारा आती है आज के पॉल पर। वो अपनी दोस्त एलन को बताता है कि ये कहानी उसके जीवन का सबसे गहरा अनुभव था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो बताता है कि जॉन ने जब उसे छुआ था, उसने सिर्फ उसकी बीमारी ही ठीक नहीं की, बल्कि शायद उसकी उम्र भी बढ़ा दी थी। अब पॉल 108 सालों से जिंदा है, यहां तक कि मिस्टर जिंगल्स, वो चूहा भी अभी जिंदा है जिसे जॉन कॉफी ने ठीक किया था। पॉल के सभी साथी, रिश्तेदार, दोस्त सभी इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। और तब पॉल एक बात कहता है जो रोंगटे खड़े कर देती है। मैं नहीं जानता ये कोई इनाम था या सजा, लेकिन मैं हर रोज उसके लिए रोता हूं जो मारा गया, सिर्फ इसलिए कि वो बहुत अच्छा था। कभी कभी हम इंसान होने के नाम पे जो फैसले करते हैं वो इंसानियत को शर्मिंदा कर देते हैं। द ग्रीन माइल सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाता है कि अच्छाई को समझने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगली फिल्म कौन सी होनी चाहिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सही वक्त है। मिलता हूं आपसे एक नई कहानी में। तब तक याद रखिए, चमत्कार कभी कभी बहुत शांत होता है।